नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत बाय ब्रजेश गौतम पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्तमान में इस चैनल पर हम संज्ञा प्रकरण के विभिन्न विषयों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और क्रमिक अध्ययन की इस श्रृंखला में पिछली 12 क्लास हम संज्ञा प्रकरण के ले चुके हैं और आज संज्ञा प्रकरण पार्ट 13 की क्लास प्रारंभ होने जा रही है। मित्रों, पिछली 2 क्लास में अर्थात संज्ञा प्रकरण पार्ट 11 और पार्ट 12 में हमने इत संज्ञा का चैप्टर कंप्लीट किया है। इत संज्ञा का चैप्टर पढ़ते समय हमने ये जाना था कि इत संज्ञा का लोप से प्रत्यक्ष संबंध है। इत संज्ञा का फल लोप होता है, इत संज्ञा का परिणाम लोप होता है। जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप होना निश्चित है, अर्थात ये कह सकते हैं कि इत संज्ञा लोप का पर्याय है। अब इत संज्ञा करने के भिन्न भिन्न सूत्र हमने पढ़े थे। उन सभी इत संज्ञक वर्णों की इत संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा, किस वर्ण की इत संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा, ये बात तो हम बखूबी पढ़ चुके हैं। लेकिन उन समस्त इत संज्ञक वर्णों का लोप कौन सा सूत्र करेगा, ये चीज हमें आज की क्लास में पढ़नी है। लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है और लोप विधायक सूत्र कौन सा है। आदर्शनम लोप और तस्य लोप, इन दोनों सूत्रों में क्या अंतर है। लोप किसे कहते हैं, लोप की परिभाषा क्या है। क्या किसी ध्वनि का नष्ट हो जाना लोप कहलाता है या किसी ध्वनि का अश्रव्य हो जाना, किसी वर्ण का अदृश्य हो जाना लोप कहलाता है। लोप संज्ञा से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से वर्णों का लोप होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आइए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में संज्ञा प्रकरण पाठ 13 में मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। संज्ञा प्रकरण में कुल 14 सूत्र हैं। ये हमने विगत क्लास में भी पढ़ा है जब हल अंत्यम का अध्ययन किया था। संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्रों में से हमने पढ़ा था कि 13 सूत्र संज्ञा सूत्र हैं, लेकिन एक सूत्र विधि सूत्र है। वो विधि सूत्र है तस्य लोप, जो संज्ञा प्रकरण का तीसरा सूत्र है और जिसका लोप से संबंध है, जो लोप विधायक सूत्र है। संज्ञा प्रकरण के जो हमने 14 सूत्र प्रारंभ किए हैं उनमें से अभी तक केवल हमने एक ही सूत्र पढ़ा है और वो सूत्र है हल अंत्यम। इसके अतिरिक्त इत संज्ञा के जितने भी सूत्र पढ़े हैं उनका संज्ञा प्रकरण में उल्लेख नहीं है। वे सूत्र संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्रों में शामिल नहीं है। आज हम संज्ञा प्रकरण का दूसरा और तीसरा सूत्र पढ़ेंगे जिनका लोप से संबंध है, अर्थात आदर्शनम लोप और तस्य लोप। तो आप सभी हेडिंग डालेंगे संज्ञा प्रकरण का दूसरा सूत्र नंबर 2, लोप संज्ञा विधायक सूत्र आदर्शनम लोप। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि लोप संज्ञा विधायक सूत्रम किम, लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए आदर्शनम लोप। लोप संज्ञा विधायक सूत्रम किम, उत्तर होगा आदर्शनम लोप। अब इस सूत्र को समझने के लिए हम इस सूत्र की वृत्ति लेते हैं और इस सूत्र की वृत्ति है प्रसक्तस्य अदर्शनम। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रसक्त का अदर्शन ही लोप कहलाता है। अब प्रसक्त क्या है और अदर्शन क्या है। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आदर्शनम लोपः इति सूत्र संदर्भे लोप पदस्य को अर्थ
इस सूत्र के संदर्भ में लोप पद का क्या अर्थ है? तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रसक्तस्य अदर्शनम। प्रसक्त का अदर्शन ही लोप है। ये तो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि लोप पद का क्या अर्थ है, और उसका उचित उत्तर था प्रसक्तस्य अदर्शनम। अब प्रसक्त किसे कहते हैं और अदर्शन किसे कहते हैं? यदि प्रसक्त पद की बात करें तो प्रसक्त का अर्थ है विद्यमान, उपलब्ध, जिसकी सत्ता है, जो अस्तित्व में है, वो तो कहलाता है प्रसक्त। और अदर्शन, अदर्शन का अर्थ है अदृश्यमान, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। विद्यमान होते हुए भी जो वर्ण हमें दिखाई नहीं दे रहा, या जो ध्वनियां हमें सुनाई नहीं दे रही, अर्थात उन ध्वनियों का या उन वर्णों का लोप हो जाता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अदर्शन जो शब्द है, इस अदर्शन का अर्थ सिर्फ अदृश्यमान ही नहीं है, दिखाई नहीं देना ही नहीं है, अपितु इसका अर्थ अश्रूयमान भी है। अश्रूयमान का अर्थ है सुनाई नहीं देना। वर्ण तो दिखाई नहीं देगा और ध्वनि सुनाई नहीं देगी। किसी वर्ण या ध्वनि का सुनाई न देना अथवा दिखाई न देना ही लोप कहलाता है। जैसे पटित्वा, पटित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उत्तर होगा कत्वा प्रत्यय। लेकिन कत्वा का जो क है वो तो पटित्वा में न तो सुनाई दे रहा है न ही दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कह देते हैं कि कत्वा प्रत्यय के क का लोप हो जाता है। अब यहां पर एक शंका उपस्थित होती है कि यदि ध्वनि विद्यमान है, वर्ण विद्यमान है, तो फिर वह सुनाई या दिखाई क्यों नहीं दे रहे? और यदि वह दिखाई नहीं दे रहा तो फिर कैसे कह सकते हैं कि विद्यमान है? यहां पर यह एक विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो ध्यान रहे, शब्द शास्त्र या ध्वनि शास्त्र के अनुसार समस्त ध्वनियां नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं। किसी ध्वनि का विनाश, नष्ट होना संभव नहीं है। सृष्टि के आदि काल से आज दिन तक प्रत्येक जीव द्वारा, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी द्वारा जो जो ध्वनियाँ बोली गई हैं, उनमें से प्रत्येक ध्वनि एक तरंग के रूप में सदैव आकाश में संचित रहती हैं, आकाश में विद्यमान रहती है। कभी किसी ध्वनि का लोप नहीं होता, बल्कि वह एक तरंग के रूप में सदैव अस्तित्व में रहती है। विज्ञान भी आज इस बात को कहता है, और आप लोगों ने ये सारा पढ़ा भी होगा कि हमारा जो पूरा आकाश है इसको 4 मंडलों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, उसके ऊपर फिर बहिर्मंडल भी मानते हैं। हमने आयन मंडल के संदर्भ में ये पढ़ा था कि आयन मंडल में समस्त ध्वनि तरंगे विद्यमान रहती है, अर्थात प्रत्येक ध्वनि तरंग के रूप में आकाश में सदैव विद्यमान रहती है। कितने ही बड़े बड़े कलाकार, गायक सृष्टि से विदा हो चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज़ विदा नहीं हुई। उनके द्वारा गाए हुए गीत, गाने हम आज भी सुन सकते हैं। कारण है कि उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो ध्वनि है, वो आज भी तरंग के रूप में विद्यमान है। बस चाहिए तो एक ऐसा उपकरण जो उन तरंगों को कैच करके प्रस्तुत कर सके। ये बात, रेडियो तरंग की बात, आयन मंडल की बात विज्ञान में पिछले 1-2 शताब्दियों से ही हम जानने लगे हैं। सारे वैज्ञानिक भी 100-200 साल पहले इन चीज़ों को जानने लगे हैं। लेकिन जब अष्टाध्यायी लिखी गई थी आचार्य पाणिनि द्वारा, आज के लगभग 2500 साल पहले, उस समय भी हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि ध्वनियाँ नित्य होती हैं, उनका विनाश संभव नहीं है। इसीलिए इस सूत्र में लिखा है प्रसक्त, अर्थात विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देना, अर्थात गायब होना, नष्ट नहीं होना, केवल गायब होना। वो इस स्थान से गायब होकर छिप करके आकाश में है, बस यही अंतर है। विद्यमान जब उनको सुना जा रहा था, जब वह श्रव्य थी उस समय भी विद्यमान थी, और जब अश्रव्य है उस समय भी विद्यमान है।
अब इस बात के पक्ष में क्या प्रमाण है कि ध्वनियाँ नित्य हैं, उनका विनाश संभव नहीं है। देखिए, व्याकरण से भिन्न कुछ दूसरे जो दर्शन शास्त्र के विषय हैं उनमें से मैं कुछ उदाहरण लेता हूं जिनसे ये तय होता है। उन प्रमाणों के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ध्वनियाँ नित्य हैं। सबसे पहला प्रमाण, आचार्य अन्नम भट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था तर्क संग्रह। इस तर्क संग्रह में आचार्य अन्नम भट्ट ने आकाश का लक्षण बताया है, शब्द गुणकम आकाशः। इसका अर्थ यह है कि शब्दों को ग्रहण करना, ध्वनियों को ग्रहण करना ही एकमात्र गुण है जिसका उस संरचना का नाम आकाश है। अर्थात आकाश हमारी ध्वनियों को तरंगों के रूप में सदैव अपने पास संचित रखता है। ये तो पहला प्रमाण, अर्थात तर्क संग्रह में भी ये माना कि शब्द नित्य हैं, ध्वनियाँ नित्य हैं और आकाश में वो ध्वनियाँ सदैव विद्यमान रहती हैं। ये जो तर्क संग्रह है ये न्याय दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। न्याय दर्शन से संबंधित ही एक दूसरा ग्रंथ है जिसके रचयिता हैं आचार्य केशव मिश्र, और न्याय दर्शन से संबंधित उस ग्रंथ का नाम है तर्क भाषा। इस तर्क भाषा में शब्द की नित्यता के पक्ष में आचार्य केशव मिश्र ने कहा है कि शब्दों नित्यः, शब्द नित्य हैं। फिर आगे लिखा है अनित्य धर्म रहितत्वात्, शब्द नित्य हैं अनित्य धर्म से रहित होने के कारण। शब्द में अनित्य धर्म नहीं है, शब्द नश्वर नहीं है। उस अनित्य धर्म से रहित होने के कारण, नश्वर धर्म से रहित होने के कारण शब्द नित्य है। शब्द की नित्यता, ध्वनि की सदैव विद्यमानता के पक्ष में ये दूसरा प्रमाण है। तीसरा प्रमाण मैं ले रहा हूं लोक व्यवहार से। प्राय लोक व्यवहार में यह सुना जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। अब दीवारों के भी कान होते हैं, इसका क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? हमें ये तो पता है कि प्रत्यक्षतः दीवारों के कान नहीं होते। ध्यान रहे, जब भी हम कोई बात कहते हैं और जब अकेले घर में कोई नहीं होता, उस समय भी हमें लगता है कि इसे कोई सुन नहीं ले। कौन सुनेगा? वहां कोई भी नहीं है। तथापि हमने जो बात कह दी उसके बावजूद वो जो तरंगे हैं वो आकाश में घूमती रहती हैं और दीवारों के कान नहीं होते, लेकिन दीवारों के बीच में तो आकाश ही रहता है। दीवारों के बीच में जो खुलापन है वो तो आकाश है और उस आकाश में ध्वनि तरंगे तैर रही है। इसलिए कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। इन तीन प्रमाणों के आधार पर मैंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि ध्वनियाँ नित्य होती है, उनका विनाश संभव नहीं है। आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जो बात कही है कि ध्वनि का दिखाई न देना लोप है, ध्वनि का नष्ट हो जाना लोप नहीं है, क्योंकि ध्वनियाँ कभी नष्ट नहीं होती, उनका विनाश संभव नहीं है। अब ये जो सूत्र पढ़ा, इसमें से प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे? पहला प्रश्न, लोप संज्ञा विधायक सूत्रम किम? आपका उत्तर होगा अदर्शनम लोपः। दूसरा प्रश्न, अदर्शनम लोपः इत्यत्र लोप पदस्य को अर्थ? आपका उत्तर होगा प्रसक्तस्य अदर्शनम। तीसरा प्रश्न, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात् इत्यत्र प्रसक्त पदस्य को अर्थ? आपका उत्तर होगा विद्यमान या अस्तित्व युक्त। चौथा प्रश्न, अदर्शनम अदर्शनम लोप इति सूत्र संदर्भे अदर्शनम इति पदस्य को अर्थ? आपका उत्तर होगा अदृश्यमान अश्रूयमाण वा, जिसमें दोनों विद्यमान हो। ध्यान रहे, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। अदर्शन पद का अर्थ यदि पूछा जाता है तो निश्चित रूप से एक विकल्प के रूप में आपको मिलेगा अदृश्यमान, दूसरे विकल्प के रूप में मिलेगा अश्रूयमान, लेकिन जिसमें ये दोनों विकल्प एक साथ विद्यमान हो, अदृश्यमान अश्रूयमान वा,
वही विकल्प आपको राइट लगाना है, क्योंकि ध्वनियों का दिखाई न देना और सुनाई न देना ये दोनों लोप के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसको आप कैसे नोट करेंगे? सबसे पहले तो आप लिख लेंगे लोप संज्ञा विधायक सूत्र आदर्श नाम लोप का, उसके बाद वृत्ति लिख लेंगे, उसके बाद इन दोनों शब्दों का अर्थ लिख लेंगे प्रसक्त और आदर्शन का, इनके सामने ऐसे कैसे। अब इसके बाद इस सूत्र का अर्थ लिखेंगे। अर्थ किस तरह से लिखेंगे आप वो देखिए। उपर्युक्त सूत्र में प्रसक्त पद का अर्थ है विद्यमान, फुल स्टॉप लगा दें। अतः विद्यमान होते हुए भी, अस्तित्व में होते हुए भी किसी वर्ण या ध्वनि का दिखाई न देना अथवा सुनाई न देना लोप कहलाता है। यहाँ आदर्शन पद का तात्पर्य अदृश्यमान व अश्रूयमान दोनों से हैं। ध्वनि शास्त्र के अनुसार ध्वनियाँ नित्य हैं, उनका विनाश संभव नहीं है। प्रत्येक ध्वनि सदैव एक तरंग के रूप में आकाश में विद्यमान होती है। ध्वनि की नित्यता के पक्ष में निम्नलिखित 3 प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये लिख करके आप ये तीनों प्रमाण एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, अब आप इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे मुख्य बात ये हुई कि आदर्शनम लोप जो सूत्र हैं, इस सूत्र में लोप पद का क्या अर्थ है और आदर्शन पद का क्या अर्थ है। लोप पद का तो अर्थ है प्रसक्त से आदर्शनम, और प्रसक्त पद का अर्थ है विद्यमान, और आदर्शन पद का अर्थ है अदृश्यमान या अश्रूयमान। अब हम संज्ञा प्रकरण के तीसरे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञा प्रकरण का तीसरा सूत्र भी लोप से ही संबंधित है। इसमें तस्य लोप सूत्र आता है, और जो तस्य लोप है उस पर यहाँ पर यह ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है कि तस्य लोप और आदर्शनम लोप, इन दोनों सूत्रों में क्या अंतर है। परीक्षा में किस किस प्रकार के प्रश्न दोनों के अंतर से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तीसरा सूत्र हम हेडिंग डाल रहे हैं, और वह है लोप विधायक सूत्र। लोप विधायक सूत्र है तस्य लोप। यहां पर ध्यान रहे, ये लोप विधायक सूत्र है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। लोप संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाता है तो उसका उत्तर होगा आदर्शनम लोप, लेकिन यदि लोप विधायक सूत्र पूछा जाता है तो फिर उत्तर होगा तस्य लोप। यहाँ पर संज्ञा शब्द नहीं है। ये मुख्य अंतर है, इस बात पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। वह सूत्र केवल लोप की परिभाषा बताता है, संज्ञा बताता है कि लोप नाम किसे दिया जाए, लेकिन ये संज्ञा नहीं बताता, ये परिभाषा नहीं बताता, ये लोप करने का काम करता है। ये सूत्र स्थिति में परिवर्तन करता है। जैसे कैप प्रत्यय है, उस कैप प्रत्यय का ये शेष बच रहा है तो क और प का लोप करने का काम करेगा। जो सूत्र स्थिति में परिवर्तन करता है वो विधि सूत्र कहलाता है। तो कैप के स्थान पर ए बचा, क और प लुप्त हो गए, तो स्थिति में परिवर्तन किया, इसलिए यह सूत्र एक विधि सूत्र है। और हमने पढ़ा भी था कि संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्रों में से एक सूत्र विधि सूत्र है, और वह सूत्र है तस्य लोप। ब्रैकेट में लिख लेंगे हम विधि सूत्र, यह एक विधि सूत्र है। अब जो ये तस्य लोप सूत्र है, इस सूत्र की क्या वृत्ति है। तस्य इतः लोपः स्यात्। इस सूत्र का अर्थ है कि उस तस्य यानी उसका, तस्य लोपः स्यात्, उसका लोप हो जाता है। अब उसका किसका लोप हो जाता है, इसके लिए कहा है कि तस्य इतः, उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। अर्थात जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है। पिछली 2 क्लास में हमने इत संज्ञा से संबंधित विभिन्न सूत्र पढ़े हैं। हलंत्यम, लशक व तद्दिते, शह प्रत्यय से,
चुटू, आदरी, टुडव, उपदेशे, अजनुनासिक इत, ये सारे लोप संज्ञा से संबंधित सूत्र हैं, सॉरी इत संज्ञा से संबंधित सूत्र हैं। इन समस्त सूत्रों द्वारा जिन जिन वर्णों की इत संज्ञा की गई है उन सभी वर्णों का लोप करने वाला सूत्र है तस्य लोप। इसलिए कहा है कि उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। इत संज्ञा लोप की पृष्ठभूमि है। यदि हमें किसी वर्ण का लोप करना है तो पहले उस वर्ण की इत संज्ञा करनी होगी। इत संज्ञा करने के बाद ही फिर लोप होता है। इत संज्ञा का परिणाम लोप होता है और लोप की पृष्ठभूमि इत संज्ञा होती है। हम इत संज्ञा चाहे किसी भी सूत्र से करें लेकिन उस सूत्र का लोप केवल तस्य लोप सूत्र ही करेगा। इत संज्ञा करने वाले सूत्र तो भिन्न भिन्न हैं। अलग अलग वर्णों की इत संज्ञा अलग अलग सूत्रों द्वारा होती है, लेकिन उन समस्त वर्णों का लोप तस्य लोप करेगा। कैसे करेगा देखिए। जैसे यहां पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। एक प्रत्यय है कत्वतु प्रत्यय। हम जानते हैं कि कत्वतु प्रत्यय में तवत शेष बचता है, अर्थात दो वर्ण ऐसे हैं जिनकी इत संज्ञा हुई है, एक तो क और एक उ। इन दोनों वर्णों की इत संज्ञा हो गई है। अब इन वर्णों की इत संज्ञा करने वाले सूत्र अलग अलग हैं। जो क है ये प्रत्यय के प्रारंभ में आ रहा है और क वर्ग है, और क वर्ग की इत संज्ञा होती है लश क्व तद्धिते, इस सूत्र द्वारा। और जो उ है ये एक स्वर है, और स्वरों की इत संज्ञा का सूत्र हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। स्वरों की इत संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है और वो सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। लेकिन इन दोनों वर्णों का जो लोप करेगा वो लोप करने वाला सूत्र एक ही होगा और वो सूत्र है तस्य लोपः। चाहे इन दोनों वर्णों की इत संज्ञा भिन्न भिन्न सूत्रों द्वारा हुई है, लेकिन इन दोनों ही वर्णों का लोप एक ही सूत्र करेगा तस्य लोपः। अभी अभी मैंने कहा था कि इत संज्ञा के सूत्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन लोप का सूत्र एक ही होगा तस्य लोप। लोप संज्ञा का सूत्र अलग है आदर्शनाम लोप, लेकिन लोप करने वाला सूत्र तो तस्य लोप ही होगा। वो तो केवल परिभाषा बताता है, आदर्शनाम लोप केवल लोप की परिभाषा बताता है। ये तो हुई क्रम संख्या। ये एक प्रत्यय है, ये इस प्रत्यय में शेष बचता है। ये इत संज्ञक वर्ण हैं जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है। ये इत संज्ञा सूत्र हैं जिस सूत्र ने उस वर्ण की इत संज्ञा की है, और ये लोप सूत्र हैं जिस वर्ण ने लोप किया है। दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूं यहां पर। एक प्रत्यय है शाकन प्रत्यय। शाकन प्रत्यय में अवयव शेष बचता है आक, अर्थात यहां पर दो वर्णों की संज्ञा हुई है, एक तो न की और एक श की। इन दोनों वर्णों की जो इत संज्ञा हुई वो भिन्न भिन्न सूत्रों द्वारा हुई। न प्रत्यय के अंत में आ रहा है, और जितने भी अंतिम हलंत व्यंजन हैं उन सभी वर्णों की इत संज्ञा एक ही सूत्र करता है, और वो सूत्र है हलंत। दूसरा वर्ण है श। ये प्रत्यय के प्रारंभ में आ रहा है, और प्रत्यय के प्रारंभ में यदि मूर्धन्य श आता है तो उसकी इत संज्ञा करता है शह प्रत्यय से। यद्यपि इन दोनों व्यंजनों की इत संज्ञा अलग अलग सूत्रों द्वारा की गई है, लेकिन इन दोनों वर्णों का लोप एक ही सूत्र करेगा, और वह करेगा तस्य लोप। तीसरा उदाहरण मैं लेता हूं प्रत्ययों का। जैसे एक प्रत्यय है टाप प्रत्यय। हम जानते हैं टाप प्रत्यय में आ शेष बचता है, अर्थात इसमें दो वर्णों की संज्ञा हुई है, एक तो ट की हुई है और एक प की हुई है। आदि ट और अंते प, दोनों इत संज्ञक हैं। ट प्रारंभ में आ रहा है और ट वर्ग से संबंधित वर्ण है, और यदि प्रत्यय के प्रारंभ में च वर्ग या ट वर्ग आता है तो
तो उन वर्णों की संज्ञा करने वाला सूत्र है चुटु। और प प्रत्यय के अंत में आ रहा है और अंतिम व्यंजन की संज्ञा करता है हलंत्यम। यद्यपि दोनों वर्णों की संज्ञा भिन्न भिन्न सूत्रों ने की है, तथापि इन दोनों वर्णों का लोप एक ही सूत्र करता है और वह सूत्र है तस्य लोपः। चौथा उदाहरण मैं यहां पर लेता हूं। जैसे एक धातु है डुदाएं, इस डुदाएं धातु में शेष बचता है दा। जैसे डुक्रिय धातु है, डुक्रिय धातु का शेष बचता है क्री, उसी प्रकार डुदाएं धातु का शेष बचता है दा। इसमें दो वर्णों की संज्ञा हुई है, एक तो डू और एक ए। ये दोनों वर्ण यहाँ पर इत संज्ञक है। डू प्रारंभिक वर्ण है और यदि किसी धातु के प्रारंभ में, ध्यान रहे ये धातु है, दा का अर्थ देना, दा धातु का मूल रूप डुदाएं है। ध्यान रहे दा कोई धातु नहीं है, मूल धातु रूप डुदाएं हैं। डुदाएं में डू होने की संज्ञा होने के बाद शेष बचता है दा। किसी धातु के प्रारंभ में यदि टू, डू और ई तीनों वर्ण आ जाते हैं तो उन तीनों वर्णों की इस संज्ञा करता है आदिर ई टुडव। सूत्र है आदिर ई टुडव। इस सूत्र द्वारा इस डू की संज्ञा हो जाती है। ये धातु के अंत में आ रहा है और धातु के अंत में यदि कोई हलंत व्यंजन आता है तो उसकी संज्ञा करने वाला सूत्र है हलंत। यद्यपि डू होने की संज्ञा भिन्न भिन्न सूत्रों द्वारा हुई है, तथापि इन वर्णों का लोप करने वाला सूत्र एक ही है और वह सूत्र है तस्य लोप। तो ध्यान रहे यहाँ पर हमने ये सीखा है कि प्रत्ययों में जो अवयव शेष बचते हैं, कुछ वर्णों की संज्ञा हो जाती है। किस वर्ण की संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा ये हमने पिछले क्लास में भी सीखा है, आज भी पढ़ा है। लेकिन उन सभी संज्ञक वर्णों का लोप एक ही सूत्र करेगा, वह होगा तस्य लोप। तो इसके टेबल के माध्यम से हमने ये स्पष्ट समझ लिया कि पहले इस संज्ञा होती है, तत्पश्चात उस वर्ण का लोप होता है। इस संज्ञा करने वाला सूत्र भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन लोप करने वाला सूत्र एक ही होगा, तस्य लोप। अब देखो इसमें से परीक्षा में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार हम इन प्रश्नों पर विचार कर लें। लोप संज्ञा से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो मैंने बताया था आपको, लोप संज्ञा विधायक सूत्रम किम। उसका उत्तर था अदर्शनम लोप। पहला प्रश्न, लोप संज्ञा विधायक सूत्रम किम, अदर्शनम लोप। दूसरा प्रश्न, लोप विधायक सूत्रम किम, तस्य लोप। तीसरा प्रश्न, सिद्धांत कौमुदी मते व्याकरण शास्त्र अनुसारम वा लोप पदस्य को अर्थ। आंसर होगा अदर्शनम, वहां पर अदर्शन को लोप कहा है। चौथा प्रश्न, अदर्शनम लोप इति सूत्र संदर्भे लोप पदस्य को अर्थ। उत्तर होगा प्रसक्तस्य अदर्शनम, विद्यमान का दिखाई नहीं देना। पांचवा प्रश्न, अदर्शनम लोप इत्यत्र अदर्शन पदस्य क तात्पर्य। उत्तर होगा अदृश्यमान अश्रव्यमाण वा। छठा प्रश्न, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात् इत्यत्र प्रसक्त पदस्य को अर्थ। आपका उत्तर होगा विद्यमान अस्तित्व युक्त वा। ठीक है। सातवां प्रश्न देखो आप, उदाहरण दे दिया, कत्वतो प्रत्यय उकारस्य लोपः केन सूत्रेण भवति। कत्वतो प्रत्यय में ऊ का लोप किस सूत्र द्वारा होता है। अब ध्यान देना, वहां पर आपको विकल्प के रूप में मिलेगा उपदेशे अजनुनासिक इत, एक विकल्प में मिलेगा अदर्शनम लोप, एक विकल्प में मिलेगा तस्य लोप।
प्रश्न है उकारस्य लोपः केन सूत्रेण भवति। ऊ का लोप किस सूत्र से होता है? ध्यान रहे आपको लगाना है तस्य लोप। लोप तो यही करता है, ये सूत्र तो केवल इत संज्ञा करता है, और आदर्श नाम लोपः तो किसी का लोप करता ही नहीं, वो तो केवल लोप की परिभाषा बताता है, तो उसका तो यहाँ कोई संबंध ही नहीं। शाकन प्रत्यय शकारस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। 8वां प्रश्न है शाकन प्रत्यय शकारस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। आपका उत्तर क्या होगा? श प्रत्यय से, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं शकारस्य इत संज्ञा। इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? लोप नहीं पूछ रहा हूं। यदि प्रश्न हो शकारस्य लोप केन सूत्रेण भवति तो आपका उत्तर होगा तस्य लोप, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ शकारस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति, इसलिए आपका उत्तर होना चाहिए शह प्रत्यय से। ये 8 प्रकार के प्रश्न लोप से संबंधित पूछे जा सकते हैं, जिनका हमने एक एक उदाहरण प्रत्येक प्रकार के प्रश्न का लिया है। आप सभी इस टेबल का उदाहरण के रूप में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों, ये थी अपनी आज की लोप से संबंधित क्लास। संज्ञा प्रकरण के 2 सूत्र हमने इस क्लास में पढ़े हैं, आदर्श नाम लोप और तस्य लोप। संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्रों में से ये 3 सूत्र अपने कंप्लीट हो गए। पिछली क्लास में हमने हल अंत्यम पढ़ा और आज आदर्श नाम लोप और तस्य लोप पढ़ा। अगली क्लास में 4थे सूत्र के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।